नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप है और मैं फिर इस वीडियो क्लास को लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। आज की जो वीडियो क्लास है वो फिर से कंटिन्यूएशन होगी पिछली वीडियो क्लास का, जिसमें हमने वर्ब्स का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें हमने ये जाना था कि वर्ब हम किन्हें कहते हैं, किन शब्दों को हम वर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं। हमें पता है दोस्तों कि सेंटेंस बनने के लिए वर्ब एक फाउंडेशन का काम करता है, एक धुरी का काम करता है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस का एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो हमने पिछली क्लास में ये देखा कि जो वर्ब होते हैं वो खाली एक्शंस नहीं होते हैं। यस, वर्ब बोलने का अर्थ केवल एक्शन से, क्रियाओं से, क्रिया कार्यकलापों से ही नहीं होता, बल्कि अवस्था या फिर संबंध दिखाने वाले या अधिकार दिखाने वाले शब्दों से भी होता है। तो हमने ढेर सारे एग्जांपल्स पिछली क्लास में देखे हैं। आज की हम जो ये क्लास है उसमें वर्ब्स के टाइप्स पर बात करने वाले हैं गाइस। तो चलिए ठीक है, बिना देरी किए हम चलते हैं और वर्ब के टाइप्स पर हम बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स। सो बेसिकली हम इसको दो तरीके से देखते हैं। एक तो होता है मेन वर्ब, इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। सेकंड जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, ये सहायक क्रिया। सो इसी प्रकार हम हिंदी में देखना चाहें तो इसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया और इसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। यस, सो हम अब इसी पर ही बात करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि अब हम मेन वर्ब किसे कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। सेंटेंस में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट मेन वर्ब या फिर मुख्य क्रिया। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मेन वर्ब, मैं फिर से कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं और फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। He is eating a mango. She was a nurse. They have written books. And next, Seema is a painter. अब इनमें हमने देखा था कि वर्ब्स हम इसमें से पहचान सकते हैं, ठीक है। वर्ब्स पहचानने का हमने क्या था, ये जो is, eating, was, have, written, is, यही क्या है, वर्ब्स है। अब इन वर्ब्स में हम कैसे देखेंगे कि हम इसमें कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है। सो गाइस, हमें मेन वर्ब में अगर हमें पहचानना है तो मेन वर्ब ऐसी क्रिया होती है जिस पर पूरा वाक्य निर्भर करता है। मेन, मुख्य मतलब वो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना उस वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मेन वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं जो किसी वाक्य का संपूर्ण अर्थ देने के लिए या उसको पूरा करने में हेल्प करता है। अगर हम उसको निकाल देंगे उस वर्ब को तो उसका अर्थ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो मेन वर्ब खोजना है, ठीक है। तो मेन वर्ब खोजने के लिए हमें ऐसा वर्ब देखना होगा जिसको अगर हम निकाल दें तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लो अगर मैं इसको करता हूं he is eating a mango, he is eating a mango, तो वह आम खा रहा है, आम खा रहा है, वह आम खा रहा है। अगर मैं मान लो यहां पर ये वर्ब है, अगर मैं इस वर्ब को निकाल देता हूं he eating mango, तब भी से कहीं ना कहीं ये अर्थ निकल रहा है कि वह आम खा रहा है। तो वाक्य का अर्थ अभी भी बन रहा है, मतलब इस यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, मतलब मेन वर्ब को अगर निकाल दिया जाएगा तो उसका अर्थ ही नहीं बनेगा, कोई भी सेंस नहीं मिलेगा, मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या मतलब निकाला। तो इस को निकाला तो भी सेंस दिख रहा था, मतलब इस यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है। अब मान लीजिए मैं इसको निकालता हूं, अब इसको देखिए he is a mango, he is a mango,
वह आम है। ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा होता है? कोई व्यक्ति आम हो सकता है? नहीं। तो अब आपने यहां पर देखा कि हमने जैसे ही ईटिंग को निकाला, इस वाक्य का अर्थ गड़बड़ा गया, इसलिए ईटिंग जो है यहां पर मेन वर्ब है। ये ईटिंग जो है यहां पर मेन वर्ब है, इस यहां पर मेन वर्ब नहीं है। ओके, नेक्स्ट, शी वॉज अ नर्स। अब यहां पर तो इकलौता वर्ब है, अगर इकलौता वर्ब है इसको मैं निकालूंगा तो इसका अर्थ गड़बड़ाएगा, शी गड़बड़ाएगा, शी अ नर्स। कुछ क्लियर हो रहा है? वह नर्स, कुछ क्लियर हो रहा है कि थी, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो ये वॉज लगा तब पता चला कि वह नर्स थी, तो यहाँ पर वॉज जो है वो मेन वर्ब है। सेम चीज, दे हैव रिटन अ बुक। अब यहाँ पर फिर से दो वर्ब आ गए, हैव भी आ गया, रिटन भी आ गया। अब फिर से हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा वर्ब है जिसको निकालने से इसका अर्थ पूरा नहीं होगा। तो निकाल के देखिए, हैव, दे रिटन बुक, उन्होंने लिखा किताब। तो कहीं ना कहीं अर्थ तो निकल ही रहा है, भले थोड़ा सा उस तरीके से नहीं निकल रहा है स्पष्ट, लेकिन अर्थ तो निकल ही रहा है। ही रिटन बुक, उसने किताब लिखी, ठीक है। यहां पर हैव जो है वो मेन वर्ब नहीं है, लेकिन आप बस इसको निकाल दीजिए। दे हैव बुक, अब दे हैव बुक ये भी अधूरा है, ये बुक्स होता तब सही होता, दे हैव बुक्स, यस, या फिर और अलग तरीके से सेंस निकलता, लेकिन ये जो है गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये यहां पे आएगा दे हैव रिटन अ बुक, ठीक है। सो यहां पर जो ये रिटन है वो एक मेन वर्ब है, यस, ओके। नेक्स्ट, सीमा इज अ पेंटर। अब यहां पर इज इकलौता है, इसलिए यहां पर मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है, ओके। तो हमने देखा गाइस, तो ये सारे जो मैंने सर्कल किए हुए वर्ड्स हैं यही यहां पर मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। क्यों मेन वर्ब का काम कर रहे हैं? क्योंकि इन्हीं पर ये सारा अर्थ निर्भर कर रहा है। अगर हम इसको इलोप कर देते हैं, निकालते हैं, तो इनका इस वाक्यों का अर्थ पूरा नहीं होता, ठीक है। यहां पर हम हैव को निकाल रहे थे, है ना, यहां पर हम रिटर्न को निकाल रहे थे, हैव को देख रहे थे, तो भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अर्थ निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। लेकिन अगर ये रिटर्न के साथ हैव अगर आगे आया है तो यहाँ पर रिटर्न जो है मेन वर्ब का काम करेगा। इसको समझने के लिए हमारे पास अब कुछ ट्रिक्स भी हैं। कैसे ट्रिक्स हैं कि अगर किसी वाक्य में एक ही वर्ब, ठीक है, जैसे कि इसमें इज और वाज में एक ही वर्ब है, तो वो मेन वर्ब ही होगा, क्योंकि अब तो छांटने वाली बात ही नहीं है। अगर एक ही वर्ब है, जैसे वाज और इज में, इस वाले सेंटेंस में शी वाज अ नर्स एंड शीमा इज अ पेंटर में एक ही वर्ब है, तो ये अपने आप में मेन वर्ब ही होगा। अब दिक्कत कहां पे आएगी? जैसे यहां पे he is eating and they have written, तो हमने यहां पर eating को हटाया, इस अब मैंगो, ये तो बिगड़ रहा था, लेकिन यहां पर अर्थ लगा था कि सही आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है कि जो आखिरी में वर्ब आते हैं, आखिरी में मतलब पहले वाले को छोड़ के जो आखिरी में वर्ब आते हैं वही मेन वर्ब कहलाते हैं, ठीक है गाइस। तो हमने दो चीजें सीखी कि मेन वर्ब हम किसे कहेंगे कि पहला, अगर किसी सेंटेंस में इकलौता वर्ब आए तो हम उसे मेन वर्ब कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन अगर किसी वाक्य में इस तरीके के सिचुएशंस में दो वर्ब्स आए तो हम आखिरी वाले वर्ब को मेन वर्ब कहेंगे, और ये जो बच गया है उसे हम कुछ दूसरा कहेंगे जो हम अगले टाइम पे देखेंगे, जिसे हम दूसरे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है गाइस। तो हमें मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा कि मेन वर्ब को पहचानना। तो मेन वर्ब को पहचानने के लिए मैंने सिचुएशन बताई कि अगर इकलौता वर्ब है तो वो अपने आप में वर्ब है। जैसे एक और सेंटेंस लिख देता हूं, he drinks milk। अब यहां पर ड्रिंक इकलौता वर्ब है तो ये अपने आप में मेन वर्ब ही होगा, यस। लेकिन यहां पर और देख लेते हैं, he does not play cricket। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पे डज भी डू का फॉर्म है, वर्ब है, और यहां पे प्ले भी एक वर्ब है। तो हमने कहा था कि जो पहले आता है वो मेन वर्ब नहीं है, जो आखिरी में आता है वो मेन वर्ब है। तो यहां पर ये मेन वर्ब प्ले हो,
ठीक है, तो इस तरीके से हम मेन वर्ब्स को पहचान सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूं और हम चलेंगे अब हेल्पिंग वर्ब्स पर या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स पर। यहां पर इन सेंटेंसेस में हमने ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स को थोड़ा सा देख भी लिया है ना। तो यहां पर हम देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएं। तो भाई नाम से ही जाहिर है कि ये मेन वर्ब्स की मुख्य क्रिया थी, अब ये सहायक क्रियाएं होंगी। सहायक क्रियाएं मतलब जो मेन वर्ब को अर्थ पूरा करने के लिए या फिर टेंस बताने के लिए, मूड या फिर वॉइस को क्लियर करने के लिए वो क्या करती है, हेल्प करती है। जैसे पहला एग्जांपल जो मैंने लिखा था, ही इज रीडिंग अ बुक। तो हमने जब इस रीडिंग को हटाया, यहां जब हम रीडिंग को हटाते हैं तो ही इज अ बुक, तो कहीं ना कहीं सेंस उस तरीके से नहीं आता है। यस, तो हमने इस तरीके से देखा था कि रीडिंग जो है यहां पर मेन वर्ब का काम करती है। ठीक, क्यों? और दूसरा ट्रिक भी देख सकते हैं कि आखिरी मानी है इसलिए यहां पर मेन वर्ब का काम कर रही है। लेकिन मैं अगर इसको हटा देता हूं तो ही रीडिंग बुक, वह बुक पढ़ रहा। अब पढ़ रहा तो था, पढ़ रहा था कि पढ़ रहा है कि पढ़ रहा होगा, इसका कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो उसी चीज को जो बताता है उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है किसी भी वर्ब को उसका टेंस, उसकी सिचुएशन या उसका मूड या फिर उसका सेंस देता है। यस, तो उसको बताता है। तो जब हम यहाँ पर इज लगाते हैं तब यह पता चलता है, इसका टेंस पता चलता है कि वह किताब पढ़ रहा है। तो ये रहा है, ये जो सेंस है वो किससे निकल रहा है, इस से। अगर इसको हटा दूं तो वह बुक पढ़ रहा, इतना बस पता चल रहा है। अब वो है कि था इसका पता नहीं चल रहा है, तो ये इससे पता चल रहा है कि वह बुक पढ़ रहा है। तो टेंस क्लियर हुआ। तो ये जो बात ये इज कर रहा है, यही यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। तो ये इज जो है इस वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए हेल्प कर रहा है। वैसे ही अगर हम और देखते हैं, they have gone to रायपुर। अब यहां पर एक और कि वह रायपुर जा चुका है, या वह रायपुर वे रायपुर गए हैं। अब हमने देखा कि ये गॉन जो है यहां पर मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है? क्योंकि ये आखिरी में आ रहा है। दूसरी चीज अगर गॉन को हटा दो तो दे हैव टू रायपुर, क्या कोई सेंस निकल रहा है? नहीं, ये मेन वर्ब है। लेकिन अगर इस हैव को मैं जब हटा देता हूं तो दे गॉन टू रायपुर, वे रायपुर गए, इतना तो क्लियर हो रहा है, सेंस तो आ रहा है। लेकिन थे कि हैं, इसका कुछ पता नहीं चल रहा। तो जब हम हैव लगाते हैं तब हमें पता चलता है कि वे रायपुर गए हैं। ये इस टेंस की बात है, अभी इस समय की बात है, इस सिचुएशन की बात है। तो ये हैव जो है यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। यस, और कुछ देख लेते हैं। He did not watch the movie. He did not watch the movie. अब यहां पर देखिए, यहां पर ये वॉच देखना, यह यहां पर मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि आखिरी में आया है। यस, यहां पर एक और वर्ब है डिड। अब अगर मैं इस डिड को हटा दूं तो ही नॉट वॉच मूवी, तो वह मूवी नहीं देखता। अब ये देखता था कि देखता है कि देखता होगा, इसका कुछ क्लैरिटी बनना है नहीं। तो डिड लगाने से ये पता चलता है कि उसने मूवी नहीं देखा। तो टेंस क्लियर हो गया ना, मूड क्लियर हो गया। तो ये डिड जो है यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। तो गाइस, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेन वर्ब के पहले जो वर्ब्स आते हैं, इन सारे मेन वर्ब्स के पहले जो वर्ब्स आते हैं, इन मेन वर्ब्स के पहले जो वर्ब्स आए हैं वही हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे। या फिर हम यूं कहें कि जो सबसे पहले जो वर्ब आता है, अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं, अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं या दो से ज्यादा वर्ब्स हैं, तो जो सबसे
पहले जो वर्ब आता है वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और जो सबसे आखिरी में जो वर्ब्स आते हैं वो मेन वर्ब्स होते हैं। और अगर बीच में इन दोनों के बीच में कुछ वर्ब्स आते हैं तो हम उन्हें कुछ और कहेंगे, जो हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। लेकिन इसको आप ध्यान में रखिए कि जो सबसे पहले वर्ब आता है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है, जो आखिर सबसे आखिर में वर्ब आता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं किसी भी वाक्य में जो मेन वर्ब है उसके टेंस को बताने में, उसकी सिचुएशन या उसकी अवस्था को बताने में हेल्प करते हैं, जो कि उसके अर्थ को पूरा करने में हेल्प करता है। बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेंस लगा सकते हैं, लेकिन एकदम एक्यूरेट जो टेंस का जो बात है, समय का बात है, वो इनके साथ ही पता चलता है, इनके बिना पता नहीं चलेगा, आदमी हमेशा कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स इंग्लिश में हमारे पास कितने होते हैं। यस, सो वैसे हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल 24 ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स 24। तो इसको हम देख लेते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, फिर हैज, हैव, डू, had, फिर do, फिर does, फिर did, फिर need, फिर can, फिर could, फिर need, फिर may, फिर might, फिर need, फिर must, फिर should, फिर would, फिर used to, फिर dare, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यस, तो हमने यहां पर देखा कि हमारे पास ये केवल 24 ही ऑक्सिलरी वर्ब्स है। वी हैव ओनली दीस 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स जो हर वाक्य में इस्तेमाल होते हैं, और ये जब होते हैं तो ही उनसे उनके उन वाक्यों में का सही अर्थ या सही टेंस पता चलता है, समय पता चलता है, और ये मेन वर्ब्स का, इन मेन वर्ब्स का क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उनके टेंस को या सिचुएशन को क्लियर करने के लिए। यस गाइस, अच्छा, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम करेंगे, लेकिन इनमें से कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जो मेन वर्ब का भी काम करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर इज की अगर मैं बात करूं, इज की बात करता हूं, ठीक है, तो इसका हम इधर एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने कहा कि 24 के 24 जो यहां पर है ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं, ये सब सहायक क्रिया है, लेकिन इनमें से सभी तो नहीं, कुछ कभी कभी या बहुत बारी मुख्य क्रिया का भी काम करते हैं। जैसे एक सेंटेंस, ही इज राइडिंग हॉर्स, वह घुड़सवारी कर रहा है, ही इज राइडिंग अ हॉर्स, और ही इज अ हॉर्स राइडर, वह एक घुड़सवार है। अब यहां पर देखिए, इज यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर इसके साथ मुख्य क्रिया राइडिंग लगी हुई है, लेकिन यहां पर और कोई मुख्य क्रिया नहीं है, यहां पर इज अकेला है, तो यहां पर यह मेन वर्ब का काम कर रहा है। यस, वैसे ही देख लेते हैं, ही हैज ईटन अ मैंगो, और वैसे ही हैज अ मैंगो। अब यहां पर देख लीजिए कि ईटन यहां पर मेन वर्ब है, और चूंकि ये मेन वर्ब के पहले लगा है इसलिए यहां पर ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, टेंस दिखा रहा है, और यहां पर ही हैज अ मैंगो, यहां पर ये केवल इकलौता है इसलिए यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो वैसे यहां पर इज, एम, आर, was, were, do, does, has, have, had, did, yes, need, ये ऐसे बहुत सारे verbs हैं जो किसी वाक्य में
मेन वर्ब का भी काम करते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। तो यह जब हम सेंटेंसेस को ऐसे देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि कोई जो वर्ब है कब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और कब ऑक्सिलरी कब वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। गाइस, तो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ी समझ में आई होंगी कि कैसे कैसे ये वर्ब्स सेंटेंसेस में यूज होते हैं, कब वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं और कब वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कहलाते हैं। तो मेन वर्ब देखने में हमने मोटी मोटी बातें कर ली। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं और एक वाइड अप करने की कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि मेन वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो वाक्य के अंत में आते हैं और अगर किसी सेंटेंस में वो इकलौते हैं तो वो मेन वर्ब ही कहलाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा पहले आते हैं, मेन वर्ब के पहले, जब ये पहले नंबर पर रहते हैं उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जब वो हमेशा किसी न किसी मेन वर्ब के साथ होते हैं। अगर वो मेन वर्ब के बिना है तो हम उन्हें खुद ही मेन वर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज इन वर्ब्स के टाइप्स को देखा। यस, अच्छा, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास में हम ये जो वर्ब्स हैं तो वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चीजों पर बात करेंगे और साथ ही साथ हम वर्ब का एक तरीके का और टाइप देखते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके गाइस।